चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत के चंद्रयान 3 को लैंड हुए तकरीबन 6 से 7 दिन गुजर गए हैं और इन 6 से 7 दिनों में चंद्रयान 3 का जो रोवर है वो लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लगातार नई नई डिस्कवरीज कर रहा है। अब हाल ही में अपनी नई डिस्कवरी में, जिसे इसरो द्वारा पूरे देश के साथ साझा किया गया है, उसमें इसरो ने बताया है कि प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर और ऑक्सीजन की पुष्टि कर दी है। यानी कि उसने ये तय कर दिया है कि वहां पर सल्फर और ऑक्सीजन मौजूद है। किस फॉर्म में मौजूद है, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर इसी विषय पर बात करेंगे, इसी विषय को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम चंद्रयान 3 ने क्या खोजा है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा ये खोज जो है वो महत्वपूर्ण क्यों हो सकती है उसको भी समझेंगे और ये भी जानेंगे कि ये जो चंद्रयान 3 मिशन है, इस मिशन का अंतिम उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि आखिर लगातार चांद पर पानी खोजने की कोशिश क्यों की जा रही है और पानी खोजने की कोशिश के लिए किस तरह के प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों पर भी बात करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इसरो ने प्रज्ञान रोवर के माध्यम से क्या डेटा साझा किया है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो इसरो ने अभी हाल ही में लोगों को बताया है कि चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से हमने चंद्रमा की सतह पर कोई एक महत्वपूर्ण खोज की है, एक अभूतपूर्व खोज की है। क्या खोज की गई है? तो हमारा जो प्रज्ञान रोवर है जो कि चंद्रमा की सतह पर लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहा है, प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कई एलिमेंट्स की पुष्टि की है, कई एलिमेंट्स को कंफर्म किया है कि वहां पर वो एलिमेंट्स मौजूद हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो इसमें दक्षिणी ध्रुव पर सबसे बड़ा जो एलिमेंट है, जो सबसे बड़ी खबर है, वो सल्फर को लेकर है। सल्फर की पूरी तरह से पुष्टि कर दी गई है। इसके अलावा वहां पर एल्यूमिनियम की भी बात की जा रही है, कैल्शियम की बात हो रही है, आयरन की बात हो रही है, लोहे की क्रोमियम की बात हो रही है, टाइटेनियम की बात हो रही है, मैग्नीशियम और सिलिकॉन भी मौजूद है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट वहां पर मौजूद है सल्फर के बाद, वो है ऑक्सीजन। अब जाहिर तौर पर ऑक्सीजन इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी खबर हो गई कि हाँ वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, तो हम वहाँ पर जाकर ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सांस लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ठहरने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है, ये ऑक्सीजन गैसीज फॉर्म में मौजूद नहीं है, गैस के रूप में मौजूद नहीं है, बल्कि ये जो ऑक्सीजन है ये चंद्रमा की सतह में सॉइल के अंदर मौजूद है। जो रॉक है, जो मिट्टी है, चट्टान है, उस चट्टान के अंदर ही ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये गैस के फॉर्म में मौजूद नहीं है और इसको एक्सट्रैक्ट करना, इसको बाहर निकालना, इसको इस्तेमाल करने योग्य बनाना, वो भी अपने आप में अभी वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। अब जिस उपकरण का इस्तेमाल करते हुए, इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी खोज को किया गया है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये प्रज्ञान रोवर में लगा हुआ है, चंद्रयान 3 में इसका इस्तेमाल किया गया था। क्या करता है ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो उपकरण है? तो ये जो उपकरण है मुख्य तौर पर चंद्रमा की जो सतह है उस सतह का विश्लेषण करता है। इस बात का पता लगाने की कोशिश करता है कि चंद्रमा की सतह पर किस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं, किस तरह के केमिकल एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसके तहत मुख्य तौर पर एक बहुत ज़्यादा तीव्र लेज़र की पल्स निकलती है। अब ये पल्स जब किसी चट्टान या मिट्टी या फिर सॉइल से टकराती है तो उसे स्थानीकृत प्लाज्मा में बदल देती है। यानी कि लोकलाइज्ड प्लाज्मा का निर्माण होता है और उस प्लाज्मा से फिर प्रकाश निकलता है, एनर्जी निकलती है और उस पूरी लाइट का, प्रकाश का फिर जो इंस्ट्रूमेंट है ये वाला, इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, LIBS के माध्यम से उस लाइट का विश्लेषण किया जाता है कि उस लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज मौजूद हैं
और हमारे पास पहले से एक लाइब्रेरी मौजूद है, जिस लाइब्रेरी में हमें पता है कि सल्फर के ये गुण होते हैं और ऑक्सीजन के यही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उसके बाद हम फिर उन प्रॉपर्टीज को मैच करते हैं और ये पता लगाया जाता है कि वहां पर चंद्रमा के सतह पर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इस तरह कुछ ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है ये काम करता है। तो हमने खोज की बात की, अब यहाँ पर ये भी जान लेना ज़रूरी है कि आखिर ये जो खोज है, ये खोज इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हो सकती है। तो सबसे पहले सल्फर की बात करते हैं कि सल्फर की खोज इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। तो सल्फर जो है वो एक अपेक्षाकृत दुर्लभ तत्व है, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा रेयर एलिमेंट माना जाता है। और सल्फर को लेकर ये भी कहा जाता है कि सल्फर जो उत्पन्न होता है वो ज्वालामुखी गतिविधियों की वजह से उत्पन्न होता है, यानी कि जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं उनकी वजह से हमें सल्फर की उत्पत्ति देखने को मिलती है। तो ऐसे में अगर वहां पर सल्फर का पता लगा है तो हम ये कह सकते हैं कि वहां से जो डेटा प्राप्त होगा हमें, उस डेटा के माध्यम से हम चांद के इतिहास को समझ सकते हैं, हम मून का जो जियोग्राफिकल हिस्ट्री रही है उस हिस्ट्री को समझ सकते हैं, उसकी संरचना को समझ सकते हैं, उसके कंपोजिशन को समझ सकते हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जब भविष्य में हमारे दूसरे मिशन जाएंगे, चंद्रयान 4 जाएगा, आर्टेमिस मिशन जाएगा, जिसके माध्यम से नासा इंसानों को चांद पर दोबारा भेजना चाहता है, तो इन तमाम अभियानों में हमारे चंद्रयान 3 का जो डेटा प्राप्त होगा वो डेटा बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। तो ये सल्फर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सल्फर को लेकर एक ये भी कहा जा रहा है कि सल्फर की जो उपस्थिति है, जो पाई गई है, उसके माध्यम से एक संभावना ये भी पैदा होती है कि हमने पहले भी बात की कि सल्फर जो है वो एक जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज से पैदा होता है, और सल्फर की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये बहुत जल्दी वेपराइज्ड हो जाता है अगर इसे कहीं टैप ना किया जाए, कहीं सुरक्षित करके ना रखा जाए। तो ऐसे में कई वैज्ञानिक इस बात की संभावना को बिल्कुल संभावना पर बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि जो सल्फर पाया गया है ये सल्फर किसी आइस में मौजूद रहा हो, किसी आइस में टैप रहा हो। उसके बाद जब वो आइस पिघल गई तो पिघलने के बाद वो जो सल्फर है वो वापस वहां पर आ गया। तो ऐसे में बर्फ या फिर पानी की उपस्थिति की भी बात की जा रही है, जो कि अभी भी लगातार जो हमारा प्रज्ञान रोवर है वो पानी की खोज कर रहा है। इसके अलावा ऑक्सीजन की बात करते हैं कि ऑक्सीजन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अगर वहाँ पर ऑक्सीजन की हम भविष्य में कोई अभियान भेजते हैं, तो ऐसे में जो ऑक्सीजन की उपस्थिति पाई गई है, अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करने का कोई सिंपल सा मेथड निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करना हमने पहले भी बात की कि उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हमारे पास पृथ्वी पर इस तरह के उपकरण मौजूद हैं जो कि ऑक्सीजन को इन चट्टानों से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन उपकरणों को चंद्रमा पर ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में हमें कुछ ऐसे मेथड खोजने होंगे, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी जो कि चंद्रमा पर बहुत आसानी से इस पूरे ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सके, ताकि इंसान इसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये हमारे वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो हमने सल्फर और ऑक्सीजन की बात की। अब यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि हम लगातार चंद्रयान 3 मिशन की बात कर रहे हैं, वो लगातार वहाँ से डेटा भेज रहा है, लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन एक्सपेरिमेंट्स का, इन अभियानों का, इन प्रयोगों का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो हमने पहले भी बात की कि कई जो केमिकल एलिमेंट्स हैं उनकी पुष्टि कर दी गई है, सल्फर की, ऑक्सीजन की, और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं, लोहा है, इन तमाम चीज़ों की पुष्टि हो गई है। लेकिन अभी भी हमारा जो प्रज्ञान रोवर है वो लगातार हाइड्रोजन की खोज कर रहा है, और या फिर यूं कहें कि वो लगातार पानी की खोज में निकला हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पानी मिलता है तो वहां पर क्या होगा, पानी की खोज क्यों जरूरी है। तो पानी की खोज वहां पर इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वहां पर हमें पानी मिल जाता है तो इसके माध्यम से हम चांद पर अपना एक स्थायी स्टेशन बना सकेंगे, एक स्थायी प्रयोगशाला, लैब स्थापित की जा सकती है, जिसके माध्यम से हम डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। हम हमारे विश्व के, हमारी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हम अपने अभियान भेज सकते हैं, अगर वहां पर हम एक परमानेंट बेस स्थापित कर लेते हैं। लेकिन परमानेंट बेस स्थापित करने के लिए पानी एक सबसे मूलभूत ज़रूरत है। क्यों है? सबसे पहले तो ये पानी जो है वो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा पानी में दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, H यानी कि हाइड्रोजन, 2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, इन दोनों का इस्तेमाल रॉकेट ईंधन के तौर पर किया जाता है। यानी कि अगर हम चंद्रमा पर पानी
या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खोज लेते हैं, तो इसके माध्यम से चंद्रमा से ही हम कोई रॉकेट को लॉन्च कर सकेंगे दुनिया के अलग अलग स्थानों में। लेकिन अगर वहां पर पानी नहीं मिलता है, अगर वहां पर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो हमें पानी जो है वो पृथ्वी से ले जाना पड़ेगा चंद्रमा पर, जिसकी वजह से रॉकेट अपने आप में बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा और हम दूसरे जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दूसरे जो पेलोड हैं, वो रॉकेट पर नहीं रख पाएंगे। तो ऐसे में अगर पानी मिल जाता है तो ये विज्ञान के लिहाज से, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होगा। इसके अलावा अगर हम स्थायी तौर पर इंसानों को चंद्रमा पर बसाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो पृथ्वी पर पानी बहुत ज़्यादा कम है, लगातार पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, लगातार जो वाटर पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है। ऐसे में एक तो ये बड़ा चैलेंज है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर हम चंद्रमा पर स्थायी बेस बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर पानी की ज़रूरत है, और अगर पानी वहाँ नहीं मिलता है तो हम कब तक पृथ्वी से पानी चंद्रमा पर ले जा सकते हैं? कभी ना कभी तो हमें इसके लिए एक स्थायी सॉल्यूशन खोजना ही होगा, और ये जो स्थायी सॉल्यूशन है ये वहाँ पर पानी की मौजूदगी के रूप में साबित हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनकी वजह से लगातार न केवल भारत बल्कि दुनिया के जो तमाम बड़े देश हैं, तमाम जो बड़ी स्पेस पावर्स हैं, वो चंद्रमा पर अपने मिशन भेज रहे हैं ताकि वहाँ पर एक स्थायी बेस बनाने, वहाँ पर लोगों को बसाने की संभावना को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सके। तो ये तो मिशन की बात हुई, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि इससे पहले पानी को खोजने के कौन-कौन से प्रयास किए गए हैं। तो इससे पहले भारत के अलावा दुनिया के बहुत सारे देशों में पानी खोजने के प्रयास किए हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रयास रहा है वो भी भारत का ही रहा है। इसरो ने ही चंद्रयान-1 जब मिशन लॉन्च किया था, तो इस मिशन के माध्यम से, इस मिशन के और इस तरह के तमाम मिशनों के माध्यम से हमें पानी के बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। उदाहरण के लिए साल 2009 में हमने जो हमारा चंद्रयान-1 मिशन था, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, जिसका नाम था मून मिनरलॉजी मैपर। ये इंस्ट्रूमेंट था। इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से इस उपकरण ने चंद्रमा का जो ध्रुवीय क्षेत्र है, यानी कि जो पोलर रीजन है, जो नॉर्दर्न पोलर रीजन हो गया, जो सदर्न पोलर रीजन हो गया, इन दोनों रीजन्स में पानी के अणुओं की, मॉलिक्यूल्स की उपस्थिति का पता लगाया था। और ये जो खोज थी ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी गई थी। इसके बाद साल 2013 में जो चंद्रयान-1 था, इसी के डेटा का एक विश्लेषण छपा था एक पत्रिका में, जिस पत्रिका में ये बताया गया था कि चंद्रमा की सतह पर मैग्नेटिक पानी उपस्थित हो सकता है। अब मैग्नेटिक पानी क्या होता है? तो मैग्नेटिक पानी का मतलब वो वाला पानी है, वो वाला जल है जो कि गहरे अंदरूनी हिस्से में मौजूद होता है, यानी कि चंद्रमा की जो सतह है उसके अंदर वाले हिस्से में, उसके बहुत नीचे वाले हिस्से में जो पानी मौजूद है, ग्राउंड लेवल पर जो पानी मौजूद है, उस पानी को हम मैग्नेटिक पानी कहते हैं। तो इस तरह के पानी की मौजूदगी की बात वहाँ पर इस पूरी पत्रिका में की गई थी, इस पूरे विश्लेषण में की गई थी। हालाँकि इस बात का अध्ययन किया जाना अभी भी ज़रूरी है कि हमें साल 2009 में चंद्रयान-1 मिशन के माध्यम से हमने जिन अणुओं की खोज की थी, वो जो अणु थे वो पानी के अणु थे, H2O के अणु थे, या फिर वो जो अणु थे वो हाइड्रॉक्सिल के थे, जिन दोनों का इनकी जो संरचना है वो लगभग एक जैसी ही होती है। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं, जबकि हाइड्रॉक्सिल में हाइड्रोजन का केवल 1 एटम होता है। तो लगभग इनकी संरचना एक होती है, इसी वजह से इनके बीच कई बार हमें कन्फ्यूजन भी देखने को मिल सकती है। तो इस बात का पता लगाना अभी शेष रह जाता है कि इनमें से किसका अणु हमें प्राप्त हुआ था। हालाँकि जल्द ही चंद्रयान-3 हमारा जो मिशन है, जो प्रज्ञान रोवर है, वो अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से ये उम्मीद की जा सकती है कि पानी का पता चंद्रमा की सतह पर लगा लेगा। तो ये तो पूरे इस विषय की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी LIBS उपकरण किससे जुड़ा हुआ है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रयान-2, ऑप्शन बी आदित्य L1, ऑप्शन सी चंद्रयान-3 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।